तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत एक मजेदार लेकिन थोड़ी सी उलझी हुई स्थिति की कल्पना करके करते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि 28 लोगों के बीच एक बहुत बड़ी पिज्जा पार्टी चल रही है और मेज के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिज्जा रखा है। अच्छा। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है और जाहिर है उन्हें ज्यादा हिस्सा चाहिए। सही बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस पिज्जा को खरीदने के लिए अपनी जेब से सबसे ज्यादा पैसे दिए। हाँ ये तो होता ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पिज्जा को निष्पक्ष रूप से कैसे बांटा जाए। मतलब क्या केवल भूख के आधार पर सबसे बड़े हिस्से दे दिए जाएं या जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं उसकी बात को ऊपर रखा जाए। ये कोई मामूली पहेली नहीं है। मतलब अगर हम इस पिज्जा पार्टी वाले उदाहरण को थोड़ा बड़ा करके देखें तो आज भारत में परिसीमन की जो चुनौती है, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन। बिल्कुल, डीलिमिटेशन यानी चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो बिल्कुल इसी पिज्जा वाली दुविधा जैसी ही है। और आज के हमारे इस विश्लेषण में हम ठीक इसी चुनौती के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री है वो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, वो काफी विस्तृत है। ये बराक फेस अ डीलिमिटेशन प्रपोजल फॉर इंडिया नाम का एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट है और ये दस्तावेज 17 अप्रैल 2026 को पब्लिश हुआ है। सही कहा। और इस दस्तावेज की पृष्ठभूमि भी कम रोचक नहीं है। हाँ, वो जो लेखक के बारे में है। बिल्कुल। इसके लेखक ने उल्लेख किया है कि वे न्यूयॉर्क शहर में बराक ओबामा के पहले पूर्णकालिक स्वयंसेवक रहे हैं। अरे वाह, मतलब फर्स्ट फुल टाइम वॉलंटियर। हाँ। और इस ब्लॉग में उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, चुनाव प्रणाली और यहाँ तक कि सरकार चलाने के तरीके को भी पूरी तरह से एक तरह से रीसेट करने का एक विशाल प्रस्ताव रखा है। तो हमारा उद्देश्य आज इस भारी भरकम प्रस्ताव की परतों को खोलना है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये मॉडल एक ही झटके में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, लैंगिक समानता और चुनाव में होने वाले अथाह खर्च को एक साथ संतुलित करने का दावा करता है। लेकिन यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो न्यूट्रलिटी वाली बात। बिल्कुल। चूंकि ये विषय सीधे तौर पर राजनीति, चुनाव प्रणाली और हमारे संवैधानिक ढांचे से जुड़ा है, हम इस शोध सामग्री का पूरी तरह से तटस्थ नजरिया रखकर विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हम किसी भी राजनीतिक दल, पक्ष या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल ये देखना है कि इस बराकफेस दस्तावेज में क्या विचार दिए गए हैं और उन विचारों के पीछे का मतलब, तर्क या गणित कैसे काम करता है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ी बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे उसी पिज्जा वाले उदाहरण के पहले हिस्से से, यानी भूख, या कहे तो जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या। प्रस्ताव के अनुसार जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाले निचले सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। स्रोत के अनुसार निचले सदन में कुल 545 सीटें होंगी जिन पर सीधे चुनाव होंगे। जी, और इन 545 सीटों को 28 राज्यों में कैसे बांटा जाएगा, ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक हर राज्य को कम से कम एक सीट मिलना तो तय है। ओके, तो मतलब 28 राज्यों को सीधे सीधे 28 सीटें मिल गई। बिल्कुल। अब जो बाकी 517 सीटें बचती हैं, उन्हें हैमिल्टन पद्धति का उपयोग करके राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाएगा। रुकिए, ये हैमिल्टन पद्धति, ये सुनने में गणित की किसी बहुत ही डरावनी किताब का शब्द लग रहा है। नहीं, इतना भी डरावना नहीं है। इसे लार्जेस्ट रिमाइंडर तरीका भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में काम कैसे करता? चलिए इसे उसी पिज्जा के उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि हमने तय किया कि एक सीट के लिए 25 लाख लोगों की जरूरत है। ठीक है, 25 लाख मतलब एक कोटा हो गया। हाँ, ये हमारा कोटा हो गया। अब मान लीजिए कि किसी राज्य की आबादी 2 करोड़ 70 लाख है। ओके। तो अगर हम इसे 25 लाख से भाग दें तो उस राज्य को 10 पूरी सीटें तो मिल गईं। हाँ, क्योंकि 25 गुणे 10 हो गया 2.5 करोड़। बिल्कुल, जो कि 2.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन बाकी बचे 20 लाख लोगों का क्या? हाँ, 20 लाख तो बच गए। तो ये जो 20 लाख लोग बच गए, यही रिमाइंडर या शेषफल है। अच्छा, तो मतलब जिन राज्यों के पास ये जो रिमाइंडर हैं वो सबसे बड़े होंगे, उन्हें बची हुई सीटों में से एक एक सीट दे दी जाएगी। एकदम सही। जब तक कि सारी 517 सीटें खत्म नहीं हो जाती, ये ऐसे ही चलेगा। ये तो काफी लॉजिकल है। हाँ, और इस फॉर्मूला को लागू करने के बाद जो डेटा सामने आता है वो काफी कुछ स्पष्ट कर देता है। क्या डेटा है?
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 92 सीटें मिलती हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे बड़ी है। 92? बाप रे। हाँ, बिहार को 50 सीटें, महाराष्ट्र को 49 सीटें, पश्चिम बंगाल को 39 और मध्य प्रदेश को 34 सीटें मिलती हैं। और जो छोटे राज्य हैं? वहीं दूसरी तरफ सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों को सिर्फ एक सीट मिलेगी। इस पूरी व्यवस्था में एक औसत निर्वाचन क्षेत्र लगभग 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ ही दस्तावेज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। निचले सदन के 1/3 निर्वाचन क्षेत्र यानी लगभग 182 सीटें विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। सही। और मजेदार बात यह है कि ये आरक्षण कोई स्थायी चीज नहीं होगी, बल्कि हर चुनाव चक्र में रोटेट होगा। मतलब अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिल सकेगा। ये रोटेशन वाली बात बहुत अहम है मेरी राय में, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक विशिष्ट सीट हमेशा के लिए किसी एक वर्ग के लिए ही रिजर्व होके न रह जाए। हाँ, वो फ्रेशनेस बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या? अगर हम पूरी तरह से सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही सारी सीटें बांट रहे हैं तो ये तो वैसे ही हुआ कि क्लास में जो समूह सबसे ज्यादा शोर मचाता है या जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, सारी कैंडीज उसी को मिल जाती हैं। हाँ, ऐसा लग सकता है। मतलब क्या इससे सिक्किम, गोवा या मिजोरम जैसे छोटे राज्यों की आवाज इतने बड़े सदन में पूरी तरह से दब नहीं जाएगी? आपकी ये चिंता बहुत ही जायज है, लेकिन अगर हम इसके क्यों और कैसे पर गहराई से विचार करें तो दस्तावेज के लेखक ने इसका समाधान भी दिया है। अच्छा, क्या समाधान है? लेखक ने बताया है कि छोटे राज्यों के लिए प्रति सीट जनसंख्या का औसत जानबूझकर थोड़ा ज्यादा रखा गया है। अच्छा। मतलब इसे एक संघीय सुरक्षा या फेडरल सेफगार्ड के रूप में देखा जाना चाहिए। थोड़ा और समझाइए। जहां बड़े राज्यों में एक सांसद 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहीं छोटे राज्यों में न्यूनतम एक सीट की गारंटी ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राज्य नीति निर्माण की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर ना हो जाए। हाँ, मतलब सिक्किम की आबादी 25 लाख तो नहीं है, फिर भी उन्हें एक सीट तो मिल ही रही है। बिल्कुल। लेकिन दिन के अंत में निचला सदन विशुद्ध रूप से एक व्यक्ति एक मूल्य के उस लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम करता है जहां हर नागरिक के वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए। सही बात है। तो ये बात साफ है कि निचले सदन में जनसंख्या ही असली ताकत है। हाँ। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। उन राज्यों का क्या जो देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमा रहे हैं? मतलब वापस पिज्जा पर आते हैं। जिन राज्यों ने पिज्जा खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, क्या वे सिर्फ एक किनारे बैठकर तमाशा देखेंगे? यही तो सबसे बड़ा कैच है। ये सवाल हमें स्वाभाविक रूप से ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की ओर ले जाता है। और स्रोत सामग्री में ऊपरी सदन के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है, वो किसी भी राजनीतिक पंडित को चौंकाने के लिए काफी है। मैं तो कहूंगी कि ये फॉर्मूला वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऊपरी सदन के लिए प्रस्ताव ये है कि इसमें कुल 245 सीधे चुने गए सदस्य होंगे। सीधे चुने गए मतलब डायरेक्ट इलेक्शन? हाँ, और यहाँ भी निचले सदन की तरह हर राज्य को कम से कम एक सीट मिलेगी। ठीक है, तो 28 सीटें यहाँ भी गईं। बिल्कुल। लेकिन सारा खेल बाकी बची 217 सीटों के बंटवारे में है। यहाँ सिर्फ इंसानों की गिनती नहीं की जाएगी। तो और क्या गिना जाएगा? इसके बजाय एक समग्र सूचकांक या जिसे कॉम्पोजिट इंडेक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 50% भार जनसंख्या का होगा और 50% भार GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होगा। थोड़ा रुकते हैं, एक मिनट। एक तरफ इंसानों की गिनती है और दूसरी तरफ रुपयों की। हाँ, इंसान और पैसे को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है? ये तो मतलब सेब और संतरे को एक साथ मिलाकर एक नया फल बनाने जैसी बात हो गई। ये कंपोजिट इंडेक्स असल में सीटों में कैसे बदलेगा? ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन बहुत ही तार्किक है। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक राज्य जैसे महाराष्ट्र का योगदान 15% है। ओके, 15% इकोनॉमी में। हाँ, और पूरे देश की कुल आबादी में महाराष्ट्र का हिस्सा 9% है। ठीक है, 9% पॉपुलेशन। तो इस फॉर्मूला के तहत इन दोनों आंकड़ों को जोड़ा जाएगा, 15 और 9 मिलकर हुए 24। हाँ। और फिर इसका आधा कर दिया जाएगा, यानी 12%। अच्छा। अब उस ऊपरी सदन की बची हुई 217 सीटों में से ठीक 12% सीटें महाराष्ट्र को मिलेंगी। उफ, ये फॉर्मूला तो सीटों का पूरा गणित ही पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। जहां निचले सदन में उत्तर प्रदेश का भारी दबदबा था, ऊपरी सदन में इस 50-50 वाले सूचकांक के कारण उत्तर प्रदेश की सीटें घटकर
29 रह जाती हैं, हाँ, जबकि महाराष्ट्र उसके बहुत करीब 26 सीटों पर आंकड़ा होता है। सही कहा। तमिलनाडु को 18, गुजरात को 16 और कर्नाटक को भी 16 सीटें मिलती हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि यहाँ भी 1/3 यानी लगभग 82 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वो तो है, लेकिन इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि आर्थिक ताकत कैसे सीटों की संख्या में बदल रही है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ इस फॉर्मूले पर थोड़ी सी आपत्ति है, मतलब एक पुशबैक है मेरी तरफ से। बताइए। क्या इस 50-50 वाले नियम का सीधा सा मतलब ये नहीं है कि ऊपरी सदन में आर्थिक संपन्नता सीधे तौर पर राजनीतिक शक्ति खरीद रही है? ऐसा लग सकता है। मतलब ये तो किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में उस अमीर बच्चे को ज्यादा वोट देने जैसा हो गया, जिसने प्रोजेक्ट का महंगा सामान खरीदा, भले ही उसने मेहनत कम की हो। क्या ये बात एक तरह से लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के खिलाफ नहीं है? मैं समझ सकती हूँ कि पहली नज़र में ये आपत्ति बिल्कुल सही लगती है और शायद ये दस्तावेज का सबसे विवादित हिस्सा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेखक इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताता है। दरअसल ये 50-50 फॉर्मूला एक संघीय संतुलन या फेडरल बैलेंस बनाने का प्रयास है। वो कैसे? भारत में एक स्पष्ट भौगोलिक अंतर है। एक तरफ हमारे उत्तरी राज्य हैं जिनके पास भारी जनसंख्या है, यानी डेमोग्राफिक वेट है। सही बात है। दूसरी तरफ पश्चिमी और दक्षिणी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक, जो देश के आर्थिक इंजन्स हैं। अच्छा। तो अगर सिर्फ जनसंख्या को ही पैमाना माना जाए तो आर्थिक विकास करने वाले राज्यों को लगेगा कि उनकी तरक्की की उन्हें सजा मिल रही है। ठीक यही बात है। दस्तावेज का तर्क है कि अगर कोई राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहा है और उसने अपनी जीडीपी बढ़ाई है तो उसे राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट तो है। ये फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि किसी भी क्षेत्र को ऐसा न लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। निचला सदन लोगों का विशुद्ध प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ऊपरी सदन राज्यों के जनसांख्यिकीय और आर्थिक योगदान का एक संतुलित प्रतिनिधित्व करता है। तो इससे दोनों साधनों के बीच एक बैलेंस बन जाता है। बिल्कुल। यार, ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। अब जब हमारे सामने संसद के दोनों सदनों का ये नया और जटिल ढांचा तैयार हो गया है, तो अगला बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरी व्यवस्था में सरकार कौन चलाएगा? हाँ, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा? बिल्कुल। कार्यपालिका यानी सरकार के कामकाज का स्वरूप कैसा होगा? स्रोत दस्तावेज के अनुसार यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोक्रेटिक या कहें तो विशेषज्ञता पर आधारित बदलाव प्रस्तावित है। इस हिस्से में तो लेखक ने वर्तमान संसदीय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का ही सुझाव दे दिया है। वो कैसे? प्रस्ताव कहता है कि मंत्रियों के लिए और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए भी ये अनिवार्य नहीं होगा कि वो सांसद हों। क्या मतलब इस संसद के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना मंत्री बन सकते हैं? जी हाँ, बिना कोई चुनाव लड़े। रुको, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई चुनाव लड़े, बिना जनता के बीच गए सीधे भारत का वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टार्टअप कंपनी का सीईओ बाहर से किसी विशेषज्ञ को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर ले। हाँ, वो तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन दस्तावेज ये भी स्पष्ट करता है कि ये कोई मनमानी नियुक्ति नहीं होगी। अच्छा, तो कोई चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल है। इसमें एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। उस बाहर से लाए गए विशेषज्ञ या मंत्री को ऊपरी सदन में एक कन्फर्मेशन वोट यानी बहुमत की स्वीकृति पास करनी होगी। अच्छा, तो अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो सरकार का समग्र विश्वास निचले सदन में रहेगा, क्योंकि वे जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं और सरकार बनाते हैं। हाँ, लेकिन ऊपरी सदन मंत्रियों की गुणवत्ता तय करेगा। बिल्कुल। ऊपरी सदन एक तरह का क्वालिटी चेक करेगा। ये व्यवस्था चुनाव जीतने की लोकप्रियता को मंत्रालय चलाने की तकनीकी विशेषज्ञता से पूरी तरह अलग कर देती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सोचिए, अगर देश को एक बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री चाहिए तो जरूरी नहीं कि किसी मशहूर राजनेता को ही वो पद दिया जाए। हाँ, किसी डॉक्टर को ला सकते हैं। बिल्कुल। सरकार किसी विश्व स्तरीय डॉक्टर या जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ को ला सकती है, बशर्ते ऊपरी सदन उसे मंजूरी दे दे। ये प्रणाली एक बहुत बड़ी टेक्नोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। सही बात है। अक्सर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये सवाल उठता ही है कि जो लोग चुनाव प्रचार करने में माहिर हैं, जरूरी नहीं कि वे एक जटिल मंत्रालय की नीतियां बनाने में भी उतने ही कुशल हों। एकदम सही। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, लेकिन यहाँ फिर से याद दिलाना जरूरी है कि हम यहाँ केवल इस ब्लॉक के प्रस्ताव का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसी किसी व्यवस्था को लागू करने की वकालत नहीं कर रहे। हाँ, हम सिर्फ दस्तावेज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, तो चलिए, हमने सदन बना लिए, सीटों का बंटवारा कर लिया, सरकार और मंत्री भी बना लिए। सब सेट। लेकिन
इन सब के लिए चुनाव कब होंगे? मतलब भारत जैसे विशाल देश में चुनाव की समय सारणी हमेशा से एक बहुत बड़ा और खर्चीला मुद्दा रहा है। बिल्कुल। प्रस्ताव के आखिरी हिस्से में चुनाव कैलेंडर को लेकर एक मॉडल पेश किया गया है, जिसे एक देश 2 दिन या 1 नेशन 2 डेज का नाम दिया गया है। हाँ, और ये प्रस्ताव का सबसे व्यवहारिक और लॉजिस्टिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। दस्तावेज चुनाव प्रणाली की समय सारणी को पूरी तरह से रीसेट करने की बात करता है। इसके अनुसार 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 निश्चित राष्ट्रीय चुनाव दिवस होंगे। सिर्फ 2 दिन पूरे 5 साल में? हाँ, और ये दोनों दिन एक दूसरे से ठीक 2.5 साल के अंतराल पर होंगे। इसके अलावा देश में कोई चुनाव नहीं होगा। स्रोत में इसके लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट तारीखें और महीने सुझाए गए हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दिन 1 रखा गया है अप्रैल का दूसरा रविवार। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 13 अप्रैल 2030। इस दिन लोकसभा, पूरा ऊपरी सदन और ग्रुप ए के राज्यों जैसे यूपी, बिहार, एमपी के विधानसभा चुनाव और उनके स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। हाँ। फिर ठीक 2.5 साल बाद दिन 2 आएगा, जो अक्टूबर का दूसरा रविवार होगा, जैसे 10 अक्टूबर 2032। सही। इस दिन ग्रुप बी के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल और उनके स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। बिल्कुल। और इन महीनों को चुनने के पीछे बहुत गहरा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? अप्रैल मानसून से ठीक पहले का समय है और अक्टूबर मानसून के खत्म होने के बाद का। इन दोनों ही महीनों में पूरे देश में मौसम इतना अनुकूल होता है कि चुनाव आसानी से कराए जा सके। हाँ, ये तो है। साथ ही इन दोनों दिनों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। क्या खामी? राजनीति में कोई भी चीज इतनी सीधी नहीं होती। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही तीसरे साल में गिर जाए, या केंद्र में गठबंधन टूट जाए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, तब क्या होगा? क्या ये सख्त कैलेंडर एक तरह का संवैधानिक संकट पैदा नहीं कर देगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब अगर चुनाव केवल 2.5 साल बाद ही हो सकते हैं, तो बीच के समय में राज्य या देश कैसे चलेगा? लेखक ने इस उथल-पुथल की स्थिति का भी पूरा अनुमान लगाया है। स्रोत के उस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी स्थिति में नया चुनाव केवल अगले निर्धारित राष्ट्रीय चुनाव दिवस पर ही होगा। मतलब कोई ऑफ साइकिल इलेक्शन नहीं? कोई भी ऑफ साइकिल या समय से पहले का चुनाव नहीं होगा। तो अगर अप्रैल 2030 में चुनाव हुआ और 2032 की शुरुआत में सरकार गिर गई, तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? नहीं, दस्तावेज में इसका एक बहुत ही दिलचस्प समाधान है। अगर कोई सरकार गिरती है और नए चुनाव कराने की नौबत आती है, तो नया चुनाव उसी कैलेंडर के दिन होगा। ठीक है। और वो जो नई सरकार चुनकर आएगी, वो केवल बचे हुए समय यानी शॉर्टेंड टर्म के लिए काम करेगी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर 5 साल के चक्र में 3 साल बाद सरकार गिरती है, तो जो अगली सरकार चुनकर आएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि केवल 2 साल के लिए ही राज करेगी। ओहो। इसके बाद पूरा देश वापस उसी मूल 5 साल के चक्र में आ जाएगा। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजनीतिक दलों को गठबंधन तोड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसके पीछे का असली कारण यही है कि ये व्यवस्था राजनीतिक दलों को मजबूर करेगी कि वे स्थिरता बनाए रखें। हाँ, क्योंकि कोई भी पार्टी सिर्फ 2 साल के लिए चुनाव में इतना पैसा नहीं फूकना चाहेगी। एकदम सही। अभी क्या होता है कि देश में हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। और हर चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, वो अलग। हाँ, ये एक 15 साल का सैंपल कैलेंडर पेश करता है। 2030, 2032, 2035, 2037 और इसी तरह ये चक्र चलता रहेगा। इससे चुनाव का खर्च और नीतिगत ठहराव दोनों ही नियंत्रण में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो ये पूरा दस्तावेज सच में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी री इंजीनियरिंग का प्रयास है। हाँ, पूरी तरह से। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें तो ये प्रस्ताव एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। सही। जनसंख्या को 545 सीटों वाले निचले सदन के जरिए उसकी असली ताकत दी गई है। वहीं अर्थव्यवस्था को 50-50 फॉर्मूले वाले 245 सीटों के ऊपरी सदन से संतुलित किया गया है, ताकि पैसे कमाने वाले राज्य पीछे न छूटें। और एग्जीक्यूटिव का क्या? हाँ, कार्यपालिका में बिना चुनाव लड़े विशेषज्ञों को मंत्री बनाने की छूट दी गई है, जिससे प्रशासन में सुधार हो सके। और अंत में समय और पैसे की बचत के लिए 5 साल में केवल 2 चुनाव दिवस तय किए गए हैं। और सबसे अहम बात इन सब के ऊपर,
दोनों सदनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, वो भी रोटेशन के आधार पर। हाँ, वो तो गेम चेंजर है। और मेरी राय में सबसे बड़ी बात यह है कि दस्तावेज में ये सब बिना किसी मौजूदा संवैधानिक ढांचे को पूरी तरह से तोड़े सिर्फ कुछ बड़े और साहसी संशोधनों के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। सही कहा। ये स्पष्ट है कि इस ब्लॉक का उद्देश्य कल ही इस सिस्टम को लागू करवाना नहीं है, बल्कि इस बात पर एक गहरी बहस छेड़ना है कि एक आधुनिक लोकतंत्र को अपनी विविधता, अपनी बढ़ती जनसंख्या और अपनी तेजी से भागती अर्थव्यवस्था को एक साथ कैसे साधना चाहिए। बिल्कुल। तो अपनी चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक बार फिर ये साफ कर दें कि आज की हमारी ये पूरी बातचीत पूरी तरह से बराक फेस ब्लॉक पर मौजूद दस्तावेजों का एक तटस्थ और निष्पक्ष विश्लेषण थी। जी हाँ। हमने इन नीतियों का ना तो समर्थन किया है और ना ही हम इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इस दिलचस्प और जटिल प्रस्ताव के हर टेक्निकल और पॉलिटिकल पहलू को सरल भाषा में सामने रखना था। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करते हैं। एकदम सही। सूचनाओं की बाढ़ वाले इस दौर में चीजों को सिर्फ ऊपर से देखने के बजाय आलोचनात्मक सोच रखना और हर पहलू की गहराई को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी गहराई के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या सवाल है? जरा कल्पना कीजिए, अगर वास्तव में ये 50-50 जीएसडीपी फॉर्मूला और 5 साल में केवल 2 बार चुनाव वाला सिस्टम जमीन पर लागू हो जाए तो क्या राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार का तरीका हमेशा के लिए नहीं बदल देंगे? मतलब जब हर राजनेता को यह पता होगा कि उसके राज्य की जीडीपी या आर्थिक वृद्धि बढ़ाने से उसे सीधे संसद में यानी ऊपरी सदन में और ज्यादा ताकत मिलेगी, तो क्या इससे भारत की राजनीति में नफरत भरे भाषणों और ध्रुवीकरण की जगह आर्थिक विकास सबसे मुख्य मुद्दा नहीं बन जाएगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ना? शायद तब यह तय हो पाएगा कि देश का राजनीतिक विमर्श भूख के आधार पर चल रहा है या तरक्की के आधार पर। यह सोचने के लिए वाकई बहुत ही बेहतरीन बिंदु है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक के लिए गहराई से सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।